चलो हम लोग एसी थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। ये जो थ्योरी है एसी थ्योरी वाली, ये जुगल सर वाली है, ठीक है। अपनी कॉपी के भी बतानी है, ठीक है। स्टोरी मतलब अपनी कॉपी के भी अभी थ्योरी बतानी है। तो पहले जुगल सर वाली देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एसी थ्योरी किसकी बात हो रही है, एसी थ्योरी की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात, तो एसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसी का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एसी थ्योरी का जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनता है। एसी जो हमारी ऐसे चलती है, ऐसे इस तरह से हमारी आगे चलती है, ठीक है। तो ये हमारा एसी का सिंबल हो गया, एसी इस तरह से चलती है। डीसी क्या होती है, डीसी हमारी बिल्कुल सीधी चलती है। तो देखो ये डीसी हमारी हो गई, ये डीसी का सिंबल हो गया। डीसी हमारी ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये हो गया एसी का सिंबल और ये हो गया हमारा डीसी का सिंबल, ठीक है। एसी के क्या क्या लाभ है, एसी के क्या क्या लाभ है इसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। एसी के क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एसी जो निम्न लागत पर पारेषण किया जाता है। पारेषण मतलब बांट सकते हैं, ट्रांसमिशन। पारेषण का मतलब हो गया ट्रांसमिशन। क्या हो गया, ट्रांसमिशन। तो पारेषण का मतलब हो गया ट्रांसमिशन हो गया। तो वही बोल रहा है कि एसी जो है निम्न लागत पर पारेषण किया जा सकता है। मतलब एसी को निम्न लागत पर, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है एसी को। तो हम लोग के घरों में क्या होता है, एसी आता है, पारेषण ही तो हुआ है, ठीक है। वोल्टेज का पारेषण ही तो हुआ है। तो एसी का निम्न लागत पर पारेषण किया जाता है, ठीक है। एसी का निम्न लागत पर पारेषण किया जाता है, ठीक है। पहला हो गया, यानी एसी को कम लागत पे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं, ठीक है। तो एसी का क्या लाभ है, एसी को निम्न लागत पर पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डीसी ट्रांसमिशन में, कह रहा है डीसी में क्या होता है, एसी में तो एसी को तो निम्न लागत पर पारेषण कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है डीसी ट्रांसमिशन में, डीसी के लिए, अगर डीसी को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, तो स्टेप अप, यानी कि स्टेप अप नहीं बढ़ाने के लिए डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे हमारे डीसी है, तो डीसी का वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, देखो डीसी का ट्रांसमिशन करना है, यानी डीसी को बांटना है हमको। तो उसको क्या, और स्टेप अप करने के लिए डीसी को बांटना है और स्टेप करने के लिए किसका यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो डीसी है, मैक्सिमम 650 वोल्ट पे डीसी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 650 की वोल्टेज की डीसी बना सकते हैं। अब मान लीजिए डीसी में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, मान लो उनके बीच किलोमीटर है, मान लो 50 किलोमीटर की दूरी है। तो ये अगर हम सिंगल तार खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक कि 50 किलोमीटर, तो क्या बहुत सारी वोल्टेज तो तार के बीच में ही हमारी जो है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि हीट के रूप में काम करेगी। वोल्टेज किसके रूप में काम करता है, हीट के रूप में काम करता है। तो बहुत सारी वोल्टेज तो हमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, तार हमारा गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी वोल्टेज हमारी ऐसे ही चली जाएगी। जिसकी जगह पे क्या होता है, हम लोग स्टेप अप, क्या क्या लिखा, ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। एक तरह से स्टेप अप का यूज किया जाता है, स्टेप अप के लिए, स्टेप अप के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज थी, ये 50 वोल्ट हमने भेजा, यहाँ पे आते आते 25 वोल्ट की बची। तो इस वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, नहीं, इस वोल्टेज स्टेप अप को मतलब बढ़ाने के लिए, इस वोल्टेज 25 वोल्ट, इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसमें अब हम क्या लगा देंगे, सीरीज जनरेटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सीरीज जनरेटर लगा देंगे यहाँ पे। जब सीरीज जनरेटर लगा देंगे यहाँ पे, सीरीज जनरेटर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि में डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप के लिए डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डीसी लिख लो चाहे, किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है कि डीसी ट्रांसमिशन में किसका यूज किया जाता है, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर वोल्टेज को डाउन करना है, अगर हमें वोल्टेज को करना है डाउन, ये तो हो गया वोल्टेज को बढ़ाने का, कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए डीसी में किसका यूज किया जाता है, डीसी में वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमें वोल्टेज धीमा करना हो, यानी वोल्टेज में स्टेप डाउन करना हो,
ठीक है। वोल्टेज क्या करना हो हमें, वोल्टेज हमको स्टेप डाउन करना हो, ठीक है। तो स्टेप डाउन के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोधक के समूह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोधक के समूह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन के लिए प्रतिरोधों के समूह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोधों के कारण क्या होता है, पावर की लॉस होती है, पावर की लॉस होती है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। प्रतिरोधों में किसका लॉस होता है, पावर का लॉस ज़्यादा आता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। तो तुमको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि डीसी है, डीसी को अगर हमें बढ़ाना है तो क्या यूज करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग करेंगे। अगर डीसी को हमको डाउन करना है, वही डीसी को हमको अगर डाउन करना है तो किसका यूज करेंगे, प्रतिरोधों के समूह को यूज करेंगे, रियोस्टेट यानी कि किसका यूज करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे, प्रतिरोधों के समूह का यूज किया जाएगा, यानी कि रियोस्टेट का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो एसी ट्रांसमिशन के लिए, ये तो हमारी बात होगी डीसी की, दूसरे पॉइंट में डीसी की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एसी ट्रांसमिशन के लिए। एसी ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, अब एसी अपने घरों में एसी को अगर घटाना बढ़ाना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। अगर बढ़ाना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, अगर घटाना होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर बढ़ाना होता है वोल्टेज को तो स्टेप अप का यूज करते हैं, और घटाना हो तो स्टेप डाउन का यूज करते हैं एसी में। तो हम लोग के घरों में एसी तो आती है, तो उसका काम ट्रांसफार्मर से ही होता है। तो वही बोल रहा है कि एसी ट्रांसमिशन के लिए, एसी को बांटने के लिए स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है, तो बात पढ़ते चले आ रहे हो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसी होती है, उच्च होने के कारण पावर लॉस भी इसका क्या होता है, कम होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है, 98 तक की परसेंट तक की होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो इसलिए उसमें तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसका पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका लागत मूल्य भी क्या आता है, कम होता है, यानी इसका लागत मूल्य भी कैसा होता है, कम होता है। लागत मूल्य मतलब कि जो खर्चा आता है इसको करने में, ठीक है। अब जैसे एक तुम्हारी एसी हो, एक डीसी हो, तो एसी को सबके घरों में बांटने में, ठीक है, एसी को सबके घरों में बांटने में क्या होता है, कम खर्चा आएगा, लेकिन डीसी को सबके घरों में बांटने में ज़्यादा खर्चा आएगा। क्यों, डीसी को भेजोगे वोल्टेज भी कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाने के लिए डीसी सीरीज जनरेटर अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो, तो ये तो बात हो गई एसी के लिए। एसी के ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी दक्षता कैसी होती है, उच्च होती है, और दक्षता उच्च होने के कारण इसमें पावर लॉस भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कह रहा उच्च वोल्टता पर उत्पादन एसी कर सकते हैं, उच्च वोल्टता पर उत्पादन एसी कर सकते हैं, जैसे 33 kV तथा बैटरी का अधिकतम 650 वोल्ट पर उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। देखो ये बात कर रहा है कि जो एसी होती है हमारी, एसी को अधिकतम कितने वोल्ट तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी 33 kV यानी कि 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उच्च वोल्टता पर उत्पादन एसी कर सकते हैं, जैसे कि 33 kV, जैसे कि क्या हो गया हमारा 33 kV होगा, तो एसी उत्पादन कर सकता है 33 kV। तो कह रहा है उच्च वोल्टता पर उत्पादन एसी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 33 kV वाली लाइन हो गई, ठीक। तथा बैटरी जो होती है वो अधिकतम क्या होती है, 650 वोल्ट पर उत्पादन कर सकती है। बैटरी जो होती है वो क्या होता है, 650 वोल्ट पर उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो जो उच्च वोल्टता पर उत्पादन एसी कर सकते हैं, जैसे 33 kV की लाइन हमारा एसी कर सकता है, ठीक है। लेकिन बैटरी जो होता है वो 650 वोल्ट का ही उत्पादन कर सकता है। बैटरी जो होती है वो मैक्सिमम 650 वोल्ट ही पैदा कर सकता है। तो बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 650 वोल्ट पैदा कर सकता है, और जो एसी है वो हमारी 33 kV की लाइन यानी 33 kV उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो बैटरी से हम लोग 650 वोल्ट ही बना सकते हैं, और एसी का जो होता है, एसी मैक्सिमम 33 kV की लाइन प्राप्त की जा सकती है। अब एसी जो होता है वो क्या होता है, वो इसमें वोल्टेज का परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो वोल्टेज का परिवर्तन क्या है, आसानी से किया जा सकता है, वोल्टेज को धीमा तेज़ आसानी से कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो वोल्टेज को धीमा और तेज़ किया जा सकता है। एसी को सरलता से डीसी में, यानी कि एसी से अगर हमें को डीसी बनानी है, एसी से अगर डीसी बनानी है तो ये बहुत सरल चीज़ है, मतलब कि बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है।
लेकिन डीसी से एसी बनाना ये हमारा कठिन पड़ जाता है, टेढ़ी गियर हो जाती है, हो जाता है लेकिन बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो एसी से डीसी बनाना सरल है, ठीक है। तो एसी से कह रहा कि एसी को, वही बोल रहा है यहाँ पे कि एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। एसी को सरलता से डीसी में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है, एसी के सरल उपकरण संरचना होती है, यानी एसी के सरल उपकरण संरचना होती है जैसे टरबाइन। मतलब वही कह रहा है कि मतलब कि एसी को आसानी से उत्पन्न किया जाता है, आसानी, यानी इसकी संरचना भी क्या होती है, सरल होती है। इसकी संरचना भी क्या होती है, सरल होती है। मतलब कि जैसे टरबाइन होता है, टरबाइन क्या होता है, जैसे मान लो ये नदी का पानी है, आ रहा है, टरबाइन नीचे लगा दिया, टरबाइन मतलब पंखे लगे होते हैं इसमें, और इसका कनेक्शन जो अल्टरनेटर से कर देते हैं। इसमें एक तार होती है जो अल्टरनेटर से जुड़ी होती है, ठीक है। अब टरबाइन का पानी पंखों पे गिरता है तो पंखा क्या होता है, तेज़ तेज़ घूमने लगता है। तो बहुत तेज़ घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है। तो ये इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है तो कहाँ जाती है, ये हमारी जाती है अल्टरनेटर के पास। तो अल्टरनेटर हमारा क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर को दे देगा वही वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। तो वही कह रहा है कि एसी जो है सरल उपकरण संरचना होती है, यानी एसी जो है उत्पन्न करने के लिए हमारे लोग का जो डिज़ाइन होता है, मतलब कि जो हमारा मशीन होती है वो कैसी होती है, सरल होती है, ठीक है। तो एसी के सरल उपकरण संरचना होती है, यानी एसी को उत्पन्न करने की जो संरचना होती है वो क्या होती है, सरल होती है। जैसे कि टरबाइन हो गया, टरबाइन बता दिया क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसका डिटेल भी पढ़ोगे भी आगे। अब देखो बात करते हैं प्योर एसी की। अब एसी भी दो प्रकार की होती है, एक होता है प्योर एसी, शुद्ध एसी और अशुद्ध एसी, ठीक है। क्या क्या होगा, एक शुद्ध एसी होगी और एक होगी अशुद्ध एसी होगी, ठीक है। शुद्ध एसी और अशुद्ध एसी। प्योर एसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्योर एसी की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, प्योर एसी की। तो प्योर एसी क्या होता है, प्योर एसी यानी कि साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है, यानी साइन वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है, ऐसे पढ़ते थे। तो ज्यावक्री तरंगे ये भी हमारी क्या होती है, प्योर एसी में आता है, ठीक है, ठीक है। सिग्नल साइनसोडियल सिग्नल यानी कि ज्यावक्री तरंगे हो गया, ये हमारी कैसी होती है, प्योर एसी होता है। स्क्वायर वेव ये भी कैसा होता है, प्योर एसी होता है। मतलब इस प्रकार से एसी होती है, इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर से क्लियर है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो वर्ग के आकार का देखो बना हुआ है, देखो वर्ग बना हुआ ऐसे, ये एक वर्ग हो गया, एक देखो ये वर्ग हो गया, वर्ग के आकार का बना हुआ है, ठीक है। तो एक होता है साइनसोडियल सिग्नल, एक होता है स्क्वायर वेव, ठीक है। एक होता है, ठीक है, साइनसोडियल सिग्नल होता है और एक होता है हमारा स्क्वायर वेव सिग्नल होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इसमें कि साइनसोडियल सिग्नल होता है और होता है स्क्वायर वेव सिग्नल होता है। तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, इसका सिंबल हमारा इस तरह से होता है, ठीक। अब देखो ये हमारा, जैसे मान लो ये सर्किट था ऐसे करके, ये तो ये जो फिगर होता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी, धीरे धीरे चलते हुए आएगी, एक सब यहाँ पे क्या हो जाए, मैक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, फिर से इधर से आई, ये यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा मिलेगा मैक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो बात करते हैं प्योर एसी की, किसकी बात हो रही है, प्योर एसी की। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे इस माइनस में हमारा यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। आई एम का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। ये हमारा पॉजिटिव, इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं और नीचे की तरफ क्या होता है, हमारा नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर वेव ऐसे ही, स्क्वायर वेव में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इधर, और ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे। तो तुमको याद रखना है कि प्योर एसी कौन कौन सी, एक होती है साइनसोडियल यानी साइन वेव, स्क्वायर वेव। इसके बाद तीसरी क्या होती है, ट्राई एंगुलर। उसके बाद सात ऊट मतलब जो आरी होती है, ऐसे से उसमें होती है, आरी में ऐसे ऐसे दांत बने होते हैं, तो सात ऊट में हमने आरी वाली, सात ऊट में आरी के दांत की जैसे, उसका फिगर, ठीक है। तो प्योर एसी कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। एक होता है साइनसोडियल सिग्नल, एक होता है स्क्वायर वेव, इसके बाद ट्राई एंगुलर होता है, इसके बाद क्या होता है हमारा सात ऊट वेव।
ट्राई एंगुलर का मतलब होगा त्रिभुजाकार। ट्राई एंगुलर का मतलब क्या हो गया? त्रिभुजाकार। तो देखो त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ त्रिभुज। 7 ऊँट मतलब कि 7 ऊँट का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमारा दांत हो गया ये इस तरह से, तो ये हमारा 7 ऊँट पे हो गया। ठीक, ये हमारे प्योर एसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अशुद्ध एसी की। किसकी बात करते हैं? अशुद्ध एसी की बात करते हैं। अब बात हम करते हैं अशुद्ध एसी की। अशुद्ध एसी को बोला जाता है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग जो होती है वो हमारी अशुद्ध होती है। जिसके आगे पल्सेटिंग लग जाए तो मतलब अशुद्ध हो गया वो। क्या हो गया? वो हमारा अशुद्ध हो गया। तो जिसके आगे हमारा पल्सेटिंग लग जाता है, जिसके आगे हमारा पल्सेटिंग लग जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ये पल्सेटिंग एसी कहलाता है। ठीक है, इस तरह का। कैसा पल्सेटिंग एसी? देखो अब उसका ऊपर वाला देखो इस तरह से है। ये मान लो यहाँ तक कि मैक्सिमम करंट आई है, ये हमारे इधर नीचे इतना छोटा हो गया, यानी ऊपर वाला जो था वो इतना बड़ा है और नीचे वाला इतना छोटा है। नीचे वाला क्या है? इतना छोटा है, और ऊपर वाला इतना बड़ा है, नीचे वाला इतना छोटा है। तो ये हमारे क्या है? दोष है एक तरह से। तो इस दोष को क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पल्सेटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पल्सेटिंग दोष हो गया। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी पल्सेटिंग एसी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये हमारी ये पल्सेटिंग एसी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पल्सेटिंग एसी, यानी अशुद्ध एसी कहलाती है। ठीक है, फिगर हमारा इस तरह से होता है ये। ठीक है, ये हमारा एसी का फिगर हो गया, ये हमारा फिगर हो गया। तो किसकी बात करते हैं? अशुद्ध एसी की। अब देखो इसमें भी देखो, ये हमारा इधर बड़ा है, ये हमारा इतना छोटा है। तो यही हमारी दोष है, यही हमारा अशुद्ध एसी प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसी दोष को क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग एसी बोलते हैं। तो अशुद्ध एसी को पल्सेटिंग एसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो पल्सेटिंग। अब देखो प्योर एसी, हमारी प्योर डीसी जो होती है, ये तो हो गया एसी की बात कर रहे हैं। प्योर डीसी हमारी देखो सीधी चलती है ऐसे करके। अब पल्सेटिंग डीसी का फिगर क्या होता है? जैसे मान लो ये होता है, ये रेक्टिफायर पढ़ोगे तभी रेक्टिफायर में ऐसा फिगर पढ़ोगे। तो पल्सेटिंग डीसी यानी इस तरह से फिगर होता है हमारा। ठीक है, इसमें नेगेटिव के सारे सब प्लस में चल रहे हैं, नेगेटिव तो इसमें चल ही नहीं रहा है। तो ये भी हमारा पल्सेटिंग डीसी हो गया एक तरह से। एक ऐसे भी होता है पल्सेटिंग डीसी का फिगर, ऐसे भी होता है पल्सेटिंग डीसी। इसके बाद ऐसे भी पल्सेटिंग डीसी का फिगर होता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पल्सेटिंग डीसी है, मतलब कि अशुद्ध डीसी के सब फिगर है। ये हमारा रेक्टिफायर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रेक्टिफायर से। ये हमारे सारे सिंबल ऐसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो पता ही तुमको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यानी 1 सेकंड में चले के चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की जो संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 सेकंड में जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, 1 सेकंड में पता नहीं कितने चक्कर इस तरह से हो जाए। तो 1 सेकंड में जितने चक्कर हुए उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं? 1 चक्कर में 50 चक्र पूरे होते हैं। कितने पूरे होते हैं? 50 चक्र। तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी भी हमारी हो जाएगी 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी हमारी? 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिगर होता है हमारा। अब जैसे मान लो ये इस तरह से, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा 1 चक्कर हुआ। ये हमारा क्या हुआ? 1 चक्कर हुआ। क्या हुआ? 1 चक्कर हुआ ये हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिगर होता है ये। ठीक है, ये देखो ये हमारा 1 चक्कर और ये हमारा 2 चक्कर। 1 चक्कर 2 चक्कर। ठीक है, तो वही इस तरह से कितने चक्कर पूरे होते हैं? 50। तो 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे होते हैं, तो फ्रिक्वेंसी भी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज़। तो 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग के घरों में जो एसी आती है वो 1 सेकंड में जो है 50 चक्कर ऐसे ही है। 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लेती है। तो हम लोग के घरों की जो फ्रिक्वेंसी होती है कैसी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। हम लोग के घरों में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। तो 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है।
अब विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन 100 बार हुआ है। जो किस तरह से लिखी ये लाइन, विद्युत धारा की दिशा में जो परिवर्तन हुआ है वो 100 बार हुआ है। कैसे देखो, कैसे बोल रहा है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब हो गया है ये एक चक्कर हुआ, यानी 50 चक्कर इस तरह से पूरे किए होंगे। तो दिशा में परिवर्तन देखो, ऊपर वाले क्या होते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले क्या होते हैं नेगेटिव। ऊपर वाले हमारे होते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ऊपर वाले हमारे पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले हमारे नेगेटिव होते हैं। तो ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले हमारे होते हैं नेगेटिव। तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन 100 बार बोल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में 100 बार परिवर्तन, यानी कि देखो एक बार पॉजिटिव की ओर जा रहा है, एक बार नेगेटिव की ओर जा रहा है। मतलब एक सेकंड में कितने, मतलब एक चक्कर में कितनी बार दिशा बदली, 2 बार। एक बार पॉजिटिव ऊपर की दिशा, एक बार नीचे की दिशा। इस तरह से कितने चक्कर लगाते हैं, 50 चक्कर। तो एक चक्कर में 2 बार दिशा बदल रहा है, तो 50 चक्कर में कितनी बार दिशा बदलेगा, 100 बार। तो वही बोल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितनी बार होता है, 100 बार होता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितनी बार हुआ है, एक सेकंड में 100 बार हुआ है। अब जैसे मान लो, अब ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितनी बार हुआ, 100 बार। तो ये तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद पावर की दक्षता कितनी होती है, 100 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज़ होती है, लेकिन पावर की जो दक्षता होती है, इफ़िशियंसी वो कितनी होती है, 100 हर्ट्ज़ होती है। तो पावर हमारा 100 हर्ट्ज़ होता है। देखो कैसे, वोल्टेज हमारा एफ मिलेगा, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ है और करंट की भी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ है और करंट की फ्रीक्वेंसी भी एफ होता है। पी बराबर क्या होता है, वी आई। पी बराबर क्या होता है हमारा, वी आई होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, तो पी बराबर होता है वी इंटू आई होता है। पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखो ये हमारा फिगर इस तरह से बन रखा है, ध्यान से समझना इसको, बहुत अच्छा है ये, किस तरह से आया है ये। ठीक है, देखो अब ये हमारा फिगर इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है हमारा, इस तरह से चल रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे मैक्स है और यहाँ पे मैक्स है। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया फिगर वी का बना लिया, यानी कि वोल्टेज का बना लिया। किसका बना लिया, वोल्टेज का बना लिया। इसके बाद करंट का बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं, करंट का बना लेते हैं। करंट का मान लो ऐसे बना लिया हमने, ये तो ये वाला है हमारा, ये है करंट का, आई का है। ये हमारा किसका है, आई का। ये तो हमारा हो गया वी का और ये हमारा हो गया आई का। ठीक है, अब P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। P बराबर क्या होता है, वी आई। मामला होता है P बराबर क्या होता है, वी आई। अब इन दोनों का मल्टीपल कराना है, इन दोनों का मल्टीपल कराता है। अब इसे मान लो ये वाले इस वाले को देखो और इसको देखो, वी और आई, इसका मल्टीपल कराओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये देखो पावर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, ये वी है, ये नेगेटिव, ये वी का फिगर है, ये आई का फिगर है। तो दो नेगेटिव का मल्टीपल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखो पावर पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव वाला पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद फिर से दो नेगेटिव होगा, इनका मल्टीपल भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसलिए पावर में से किस में चल रही है, प्लस में चल रही है। पावर किस में चल रही है, प्लस में चल रही है। ठीक है, पावर किस में चल रही है, प्लस में चल रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका फिगर देखो इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से देखो फिगर बना हुआ है। देखो पावर का केवल ये है और ये पावर का, किस तरह से आया देखा। तो वी का और आई का मल्टीपल दोनों नेगेटिव, तो इसका भी नेगेटिव का प्रोडक्ट, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या मिल जाएगा, धनात्मक मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इसलिए हमारा ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो वोल्टेज की भी फ्रिक्वेंसी एफ और करंट की भी फ्रिक्वेंसी एस। वोल्टेज की भी फ्रिक्वेंसी एफ और करंट की भी फ्रिक्वेंसी एफ। तो फ्रिक्वेंसी होती कितनी है एसी की, 50 हर्ट्ज़। तो दोनों मिलके क्या होगी, 100 हर्ट्ज़ हो गई। तो पावर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100 हर्ट्ज़ होती है। पावर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 पेज पढ़ लिए, 2 पेज के क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है एसी और डीसी में किसको निम्न लागत पर पारेषण कर सकते हैं। एसी और डीसी में किसको निम्न लागत पर पारेषण कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि एसी तथा डीसी में अधिकतम कितने वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं। एसी तथा डीसी में अधिकतम कितने वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो एसी तथा डीसी में अधिकतम कितने वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिए, एसी ट्रांसमिशन में वही चीज़ है, एसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तो देखो मतलब एक तो क्वेश्चन ये था कि डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, एसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए किसका यूज करते हैं। ठीक है, एसी में किसका यूज करते हैं, एसी में ट्रांसफार्मर का करते हैं, इसमें डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं डीसी में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, एसी तथा डीसी में अधिकतम कितने वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं। एसी में कितना अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, 33 kV, और डीसी में 650। पाँचवा क्वेश्चन लिखिए। पाँचवा क्वेश्चन है कि एसी कितने प्रकार की होती है। एसी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर और साटूथ वेव। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध एसी। छठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध एसी तथा अशुद्ध डीसी को किस नाम से जानते हैं। अशुद्ध एसी तथा अशुद्ध डीसी को किस नाम से जानते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध एसी तथा अशुद्ध डीसी को किस नाम से जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखो, रेक्टिफायर किसको किस में चेंज करता है। ठीक है, रेक्टिफायर जो होता है वो किसको किस में चेंज करता है। ठीक है, इससे उत्पन्न डीसी कौन सी होती है। तो रेक्टिफायर किसको किस में चेंज करता है, रेक्टिफायर जो होता है वो किसको किस में चेंज करता है, और इसमें उत्पन्न डीसी कौन सी होती है, और इसमें उत्पन्न डीसी कौन सी होती है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्ती की परिभाषा बताओ। आवर्ती की क्या बताओ, परिभाषा यानी डिफिनेशन बताओ। तो आवर्ती की परिभाषा बताओ, और हम लोगों के घरों में जो वोल्टेज और करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है, करंट आता है, ठीक है, और जो पावर आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो पावर की क्या होती है, 100 हर्ट्ज होती है। पावर की क्या होती है, 100 हर्ट्ज होती है। करंट की क्या होती है, 50 हर्ट्ज। वोल्टेज की भी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर्ती की परिभाषा बताओ। आवर्ती की परिभाषा बताओ, और हम लोगों के घर में जो वोल्टेज और करंट पावर आता है, करंट और पावर जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी में पीक टू पीक वैल्यू कितनी होती है। एसी में पीक टू पीक वैल्यू कितनी होती है एसी में। ठीक है, एसी में पीक टू पीक वैल्यू कितनी होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखो ज़रा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखो कि IRMS और VRMS का फॉर्मूला बताओ। IRMS और VRMS का फॉर्मूला बताना है कि IRMS और VRMS का फॉर्मूला क्या होता है। तो IRMS और VRMS का फॉर्मूला बताना है कि IRMS और VRMS का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद कहते हैं कि RMS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद RMS का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन है कि RMS का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो ये 2 पेज के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 2 पेज के क्वेश्चन अगले भी हैं। अब देखो, अब बात करते हैं पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, शिखर से शिखर मान क्या होता है। शिखर से शिखर मान क्या होता है, देखो ज़रा, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लो ये हमारा एसी है, ये हमारा एसी है इस तरह से।
यहाँ पे जो मान होता है यही तो शिखर मान होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। इस प्रकार से यहाँ भी शिखर का मान होगा, इसको भी क्या बोल देंगे? पीक वैल्यू। एक पीक वैल्यू इसको बोलेंगे पीक वैल्यू, और इसको भी बोलेंगे पीक वैल्यू। तो दोनों पीक टू पीक वैल्यू है। क्या है? पीक टू पीक वैल्यू है, शिखर से शिखर मान तक है। ठीक है, तो शिखर मान क्या होता है? आई एम। शिखर मान क्या होता है? आई एम होता है। शिखर मान क्या होता है हमारा? आई एम होता है। ठीक है, तो आई एम, शिखर मान क्या होता है? आई एम होता है। ये पॉजिटिव हो गया, एक आई एम ये होता है, माइनस करने के ये नेगेटिव हो गया आई एम। एक हमारा आई एम पॉजिटिव हो गया और एक आई एम क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो शिखर से शिखर मान तक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2 होता है। कैसे? आई एम माइनस का और माइनस का ये आई एम है, ये दोनों को घटाया आपस में तो क्या होने जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो शिखर से शिखर का मान क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो शिखर से शिखर का मान क्या होता है? शिखर टू एक शिखर से दूसरे शिखर तक की जो मान होता है वो हमारा क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, पीक टू पीक वैल्यू। अब देखो आर एम एस मान, आर एम एस क्या होता है? आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आर एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। ठीक है, आर एम एस का फुल फॉर्म। तो एसी मापक यंत्र यानी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एसी मापक यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, एसी मापक यंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर एम एस मान ही मापते हैं। क्या नापते हैं? आर एम एस मान ही नापते हैं। तो एसी मापक यंत्र जो होते हैं वो आर एम एस मान को ही बताते हैं। ठीक है, तो एसी मापक यंत्र जो होते हैं वो आर एम एस मान को ही बताते हैं। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, ये आर एम एस की वैल्यू को ही लेकर के सॉल्व होते हैं, यानी आर एम एस का मान ही बताते हैं। जैसे मान लो करंट का आर एम एस मान बताएंगे। ठीक है, आमीटर क्या होगा जाएगा? आमीटर जो हो जाएगा वो धारा का आर एम एस मान बताएगा। वोल्ट मीटर जो होगा वो वोल्टेज का आर एम एस मान बताता है। तो वोल्टेज के आर एम एस मान पे काम करता है वोल्ट मीटर, और धारा के आर एम एस पे काम करता है आमीटर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एसी मापक यंत्र, एसी मापक यंत्र जो होते हैं, एसी मापक यंत्र जो होते हैं वो हमारे आर एम एस मान ही बताते हैं। क्या बताते हैं? आर एम एस मान ही बताते हैं। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, आमीटर हो गया। क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया और आर एम एस अमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? धारा के आर एम एस और वोल्टेज के आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? धारा यानी आई के आर एम एस और वोल्टेज यानी वी के आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपॉन में √2। आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस क्या होता है? आई एम अपॉन में √2। और वी आर एम एस क्या होता है? वी एम अपॉन में √2। ठीक है, आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपॉन में √2 और वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी एम अपॉन में √2। ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखो, अब जैसे मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि घरों में प्रवाहित होने वाले जो विद्युत विभव है, यदि घरों में प्रवाहित होने वाला जो विद्युत विभव है वो 230 वोल्ट है। घरों में प्रवाहित होने वाला जो विद्युत विभव है वो 230 वोल्ट हो, तो अधिकतम मान बताना है कि अधिकतम मान कितना होगा। तो घरों में प्रभावित होने वाला वोल्टेज यानी कि आर एम एस मान ही आता है, यानी कि आर एम एस कितना दे रखा है? 230 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, वी आर एम एस बराबर वी एम अपन में √2। तो अधिकतम मान बताए, वी एम क्या होता है? वी एम हमारा मैक्सिमम, आई एम क्या होता है? पीक वैल्यू होती है। तो वी एम भी क्या होगा? पीक वैल्यू होगा, यानी कि सबसे अधिकतम वोल्टेज हो जाएगा। तो हमको वही तो बताना है, अधिकतम वोल्टेज यानी वी एम का मान बताना है। यानी वी आर एम एस का मान दे रखा है 230। ठीक है, वी आर एम एस का मान कितना दे रखा है? 230। तो लिख लो यहाँ पे 230 √2 आंसर हो जाएगा वी एम बराबर। तो 230 √2 यानी अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 230 √2 वोल्ट हो जाएगा। मान लो √2 का मान रख दिया 1.414, तो उसको हल करोगे तो 325 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 325 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमारा जो वोल्टेज है 220 वोल्ट होता है, हम लोग के घरों में 220 वोल्ट आता है, 220 से 230 के वोल्ट के बीच आता है। अगर मान लीजिए अगर वी आर एम एस हमारा जो होता है 220 दे रखा होता है, तो क्या हो जाता है? 220 √2 हो जाता है। 220 √2 इंटू 1.1414, तो इसको हल करते हैं तो क्या आता है? 311 वोल्ट आता है। 311 वोल्ट आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत फॉर्मूला पूछा जाता है। आई आर एम एस और वी आर एम एस का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपॉन में √2 और वी आर एम एस बराबर क्या हो जाता है? वी एम अपॉन में √2।
ठीक है। तो आई आर एम एस होता है आई एम अपॉन में √2 और वी आर एम एस होता है वी एम अपॉन में √2 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब एवरेज मान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एवरेज मान की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एवरेज। तो एवरेज में भी अब जैसे आई आर एम एस और आई आर एम एस और वी आर एम एस पढ़ा, इसी प्रकार से आई एवरेज और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो आई एवरेज और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 IM/पाई, और यहाँ पे क्या है 2 VM/पाई, ये याद रखना है। ठीक है, तो VM और IM क्या है? पीक वैल्यू है। VM क्या है? वोल्टेज की पीक वैल्यू है। और IM क्या है? करंट की पीक वैल्यू है। IM क्या है? वो हमारी IM जो है हमारी वो करंट की पीक वैल्यू है। ठीक है, तो IM जो है वो, ठीक है, तो जो IM है वो हमारी क्या है? करंट की पीक वैल्यू है। ठीक है, जो IM है वो हमारी करंट की पीक वैल्यू है, और जो V है वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है, तो बात करते हैं एवरेज मान की। तो फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज बराबर होता है 2 VM/पाई। वी एवरेज बराबर होता है 2 VM/पाई। आई एवरेज बराबर होता है 2 IM/पाई होता है। 2 IM/पाई होता है। ठीक है, अब अगर DC के लिए क्या होता है? फॉर DC के लिए एन स्क्वायर व्यू के लिए, DC और स्क्वायर व्यू इस तीनों में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि VM बराबर VRMS बराबर V एवरेज, मतलब यहाँ पे सबके मान बराबर होते हैं। सबके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो DC के लिए अगर पूछेगा, ये हमारा AC के लिए, ये सब सारे काम किसके लिए चल रहा है? AC के लिए चल रहा है। DC में क्या होता है? DC में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, सब एवरेज वैल्यू होती है, और जो RMS वैल्यू होती है, ये सारी क्या होती है? बराबर होती है। तीनों के मान आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों के मान क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये कंडीशन भी याद रखनी है। DC में क्या होता है? DC के लिए VM यानी पीक वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है, और वोल्टेज का RMS और वोल्टेज की एवरेज तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर ये तो वोल्टेज के बारे में लिख लिया है, धारा भी यही होगी, IM बराबर IRMS बराबर I एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन लिख लो कि V एवरेज और I एवरेज का फॉर्मूला बताइए। V एवरेज और I एवरेज का फॉर्मूला बताइए। V एवरेज और I एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पीक फैक्टर की। किसकी बात करते हैं? पीक फैक्टर की बात करते हैं। शिखर गुणांक क्या होता है? ठीक है, एक होता है पीक फैक्टर, एक होता है हमारा पीक फैक्टर, और एक होता है फॉर्म फैक्टर। एक होता है पीक फैक्टर और एक होता है हमारा फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म फैक्टर को देखते हैं। किसको देखेंगे? इन दोनों को एक साथ हमेशा दिमाग में रखना है, तो कभी भी गलत नहीं होगा। ना कुछ समय बाद क्या होता है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पीक फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, ठीक है, और फॉर्म फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखो फॉर्म में आ रहा है हमारा RM, यानी RMS वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? RMS वैल्यू लेनी है। कहाँ लेनी? बटे में, ऊपर में, ऊपर लेनी है। ठीक है, तो RMS वैल्यू, फॉर्म यानी RMS वैल्यू, जैसे वोल्टेज निकाले तो VRMS बटे में क्या हो जाएगा? V एवरेज। क्या हो जाएगा? V एवरेज हो जाएगा। तो फॉर्म फैक्टर FORM, फॉर्म फैक्टर, तो RMS बटे क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RMS बटे एवरेज। तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? तो यहाँ से रखना RMS, RM। ठीक है, फॉर्म RM का मतलब होता है RMS। इसको कहाँ लेना है? ऊपर लेना है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? VRMS बटे V एवरेज। तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? कभी कभी ऐसा आ सकता है फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि रूट मीन स्क्वायर बटे औसत मान। ठीक है, वर्ग माध्य मूल्य बटे में औसत मान, ये फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का। तो देखो ये भी ये हिंदी में अगर लिखा जाए तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS बटे V एवरेज। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है VRMS बटे V एवरेज। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है VRMS बटे V एवरेज।
वी आर एम एस आर एम एस बराबर क्या होता है वी एम अपॉन में रूट टू। वी आर एम एस का फॉर्मूला अगर निकालें तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी एम अपॉन में रूट टू। इसी प्रकार से एवरेज का निकालें, एवरेज क्या होता है टू वी एम अपॉन में रूट टू, क्या हो जाएगा टू वी एम अपॉन में पाई, सॉरी टू वी एम अपॉन में पाई हो जाता है। तो एवरेज में पाई होता है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये जो हमारा जो पाई है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ये पाई, ये रूट टू इसके साथ आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा वी एम अपॉन में रूट टू। ठीक है, वी एम अपॉन में रूट टू इंटू क्या हो जाएगा पाई अपॉन में टू वी एम। जब इसको हल करो तो वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई बटे टू रूट टू। जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 1.11। तो याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान हमारा 1.11 होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है वो हमारा 1.11 होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है फॉर्म आर एम यानी कि आर एम एस वैल्यू ऊपर होगी तो वी आर एम एस बटे आई एवरेज। वी आर एम एस ऊपर, अगर वी वोल्टेज का निकालो तो वी आर एम एस बटे वी एवरेज, अगर करंट आई का निकालते तो आई आर एम एस बटे आई एवरेज आता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हल किया तो 1.11 आ गया, 1.11 यही होता है हमारा फॉर्म फैक्टर का मान होता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर ये हो गया। अब हम याद करते हैं पीक फैक्टर की बात करते हैं, पीक फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पीक फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पीक फैक्टर की। अब देखो फॉर्म फैक्टर में जो आर एम एस था ऊपर था, तो पीक फैक्टर में आर एम एस कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और वी एम कहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा, वी एम कहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो पीक फैक्टर बराबर क्या होता है वी एम अपॉन में वी आर एम एस। पीक फैक्टर बराबर क्या होता है वी एम अपॉन में वी आर एम एस। ठीक है, वी एम बटे वी आर एम एस, वी एम को वी एम लिखा रन दिया, वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं वी एम अपॉन में रूट टू। वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, रूट टू जाएगा ऊपर यानी 1.414। तो पीक फैक्टर का मान कितना होता है, पीक फैक्टर का मान होता है 1.414 होता है। इसी प्रकार से करंट का निकल तो आई एम अपॉन में आई आर एम एस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि वी आर एम एस बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, वी आर एम एस बराबर 220 वोल्ट दे रखा है, तो हमें वी एम बताना है कि वी एम का मान कितना हो जाएगा। तो वी एम का मान कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो वी आर एम एस जो हमारा 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट, वी आर एम एस कितना है 220 वोल्ट हो गया। तो वी आर एम एस का मान 220 वोल्ट दे रखा है, तो वी एम बराबर हमारा रूट टू, वी एम बराबर क्या है रूट टू। तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है यहाँ पे लिख लो। तो वी आर एम एस बराबर दे रखा है हमारा 220 वोल्ट। अब जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी आर एम एस जो है वी आर एम एस हमारा है, वी आर एम एस का मान दे रखा है 220 वोल्ट, क्या दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। तो वी एम का मान बताना है, क्या बताना वी एम का। तो वी आर एम एस बराबर होता है वी एम अपॉन में रूट टू, क्या होता है वी एम अपॉन में रूट टू। तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा, वी एम बराबर हो जाएगा रूट टू वी आर एम एस, क्या हो जाएगा रूट टू वी आर एम एस हो जाएगा। तो रूट टू और वी आर एम एस का मान कितना है 220 वोल्ट, तो 220 रूट टू इसका आंसर हो जाएगा 220 रूट टू, 220 रूट टू। तो इसको जो रूट टू 1.414 हल करोगे तो क्या जाएगा 311 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो घर में, जैसे मान लो अगर वी आर एम एस का मान 230 वोल्ट है, तो वी एम का मान बताना है मैक्सिमम कितनी करंट होगी। तो वी एम अपान में रूट टू बराबर होता है वी आर एम एस होता है, फॉर्मूला पढ़ा है वी आर एम एस। तो मैं बताना वी एम का मान बता, वी एम बराबर क्या वी आर एम एस इंटू रूट टू। तो वी आर एम एस इंटू रूट टू, वी आर एम एस 230 वोल्ट इंटू रूट टू, जब इसको करोगे 325 वोल्ट, यानी कि अगर तुम्हारे घर में 230 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो तुमको कितनी की करंट मिलेगी 200-300। अगर तुम उस उपकरण को छुओगे तो तुमको 220 वोल्ट का करंट नहीं मारेगा, तुमको 325 वोल्टेज का करंट मारेगा। कितने मारेगा 325 वोल्टेज का मारेगा। अगर वी आर एम एस 220 वोल्ट है, अगर वी आर एम एस 220 वोल्ट है तो कितने का करंट मारेगा 311 वोल्टेज का करंट मारेगा। कितने का मारेगा 311 वोल्टेज का करंट मारेगा, समझे। तो वही चीज़ लिखा है, यानी कि इसका मतलब यही कि यानी कि जब हम घर में उपकरण को छूते हैं तो हमें 325 वोल्ट का झटका लगता है। इसके लिए अगर वी आर एम एस का मान 230 वोल्ट है, अगर 230 वोल्ट हमारा घर में आ रहा है, 230 वोल्टेज आ रहा है,
तो जब इसको हल करेंगे तो 325 वोल्ट आएगा। किस तरह से आया, वी आर मैक्सिमम कितना वोल्टेज आएगा, 325 वोल्टेज आएगा। यानी कि हम लोग अपने घरों में कोई उपकरण को छूते हैं तो हमें 325 वोल्टेज का झटका लगता है। कितने का झटका लगता है, 325 वोल्टेज का झटका लगता है। तो अभी तक की तुम लोग फॉर्मूले बेस पे पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं, फॉर्मूले बेसिस पे पढ़ते हैं। जो कि यहाँ पे देखो लाइन लिखी है कि फॉर्म फैक्टर के बारे में बता चुके हैं। कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के प्रभावी मान, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और अथवा वोल्टता के प्रभावी व औसत मान के अनुपात को, प्रभावी व औसत मान के प्रभाव को, यानी प्रभावी यानी आरएमएस और औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। तो आरएमएस और एवरेज, ठीक है। तो आरएमएस और एवरेज के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इन दोनों के मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो इन दोनों के मान के अनुपात को हम लोग फॉर्म फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब तो ये हमारी होगी, उसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं वैल्यूज़ में बात करते हैं। मतलब तो फॉर्मूले बेस पे पढ़ दिया कि वी आर एम से बराबर होता है वी एम अपॉन में √2, ठीक। वी एवरेज बराबर होता है 2 वी एम अपॉन में पाई होता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने फॉर्मूले बेस पे पढ़ लिया। अब हमें वैल्यूज़ के हिसाब से पढ़ते हैं। किसके हिसाब से पढ़ते हैं, वैल्यूज़ के हिसाब से। वी एम को क्या बोलते हैं, अधिकतम मान बोलते हैं वी एम को, वी मैक्स यानी कि वी एम। उसी तरह से आई एम को भी अधिकतम करंट बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो देखो वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस बराबर वी अपॉन में √2 पड़ा है। जब इसको हल करेंगे, ठीक है, जब इसको हल करेंगे √2 यानी कि 1 अपॉन में 1.414, जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.70 इंटू वी मैक्स, ठीक है। तो वी आर एम एस बराबर, ये भी याद रखना कि आर एम एस वी आर एम एस बराबर होता है 0.707 वी मैक्स होता है। इसी प्रकार से वी एवरेज बराबर क्या होता है, 2 वी एम अपॉन में पाई होता है। क्या होता है, 2 वी एम अपॉन में पाई होता है। इसका मान क्या होता है, 0.637 इंटू वी एम, 0.637 इंटू वी एम, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ के हिसाब से फॉर्मूले तो याद ही हो गए, मान लो दोनों के फॉर्मूले याद ही कर लिए हमने। अब इनकी वैल्यूज़ भी याद, आर एम एस का मान कितना होता है 0.707 और एवरेज का मान कितना होता है 0.637 होता है, ठीक है। अब पी फैक्टर का मान पता ही तुमको, पीक फैक्टर का मान कितना होता है 1.414 होता है। जो पीक फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है, पीक फैक्टर का मान हमारा 1.414 होता है, ठीक है। तो जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर का मान कितना होता है 1.414 होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11 होता है। पीक फैक्टर का मान होता है 1.414 होता है और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11 होता है, ठीक है। ये तो हम बात कर लेते हैं साइनसॉइड वाले, यानी एसी के लिए बात करते हैं। अगर हम डीसी के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, डीसी के लिए या फिर स्क्वायर वेव एसी के लिए, मतलब जिसमें हमारा पल्सेटिंग मिलता है, ठीक है। स्क्वायर वेव में क्या होती है, पल्सेटिंग एसी मिलती है हमको, वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो उसमें स्क्वायर वेव में क्या होता है, डीसी के कुछ गुण होते हैं, उसी को बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, डीसी के लिए क्या, डीसी में क्या होता है वी एम बराबर वी आर एम बराबर वी एवरेज, तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। डीसी में क्या होता है, हमारे तीनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं डीसी में हमारे, ठीक है। तो डीसी में हमारे तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डीसी में क्या होते हैं कि तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब तीनों बराबर होंगे तो वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस लिखोगे, ठीक है। वी आर एम एस बराबर वी एम बराबर वी आर एम एस बटे वी एवरेज, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो पी फैक्टर बराबर क्या होता है, वी एम अपान में वी आर एम एस, यही होता है पी फैक्टर का फॉर्मूला। तो वी एम बराबर वी आर एम एस, दोनों आपस में बराबर, तो आपस में कैसे कट जाएंगे तो कितना एक आ जाएगा। इसी प्रकार से फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, वी आर एम एस बटे वी एवरेज। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, वी आर एम एस बटे वी एवरेज, दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये भी आपस में कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसका मान भी कितना होता है, एक होता है, यानी कि सबको हल करोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे वी एम लिख लो, क्या लिख लो, वी एम। ये चार्ट होता है, एसी के लिए होता है। लेकिन वी एम का मतलब होता है, वी एम का मान सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम आर एम एस वैल्यू होती है, सबसे कम क्या होती है, एवरेज मान होता है, ठीक है। ये चार्ट है एक तरह से, मतलब एक तरह से फिगर बना है। तो सबसे ज़्यादा वी एम का मान होगा, उसके बाद वी आर एम एस का मान होगा, उसके बाद वी एवरेज का मान होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मान किसका होगा, वी एम का मान होगा, उससे कम होगा वी आर एम एस का, उससे कम किसका होगा, वी एवरेज का होगा। तो सबसे कम मान होगा वी एम का, उसके बाद वी आर एम एस का, उसके बाद वी एवरेज का मान हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए अब आगे चलते हैं बात। अब बात करते हैं फेज की। किसकी बात करते हैं हम लोग, फेज की बात करते हैं, ठीक है। अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस लिख लो इसमें।
13 नंबर क्वेश्चन लिखो इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन लिखो कि पीक फैक्टर तथा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला बताओ और वैल्यूज़ भी बताओ। पीक फैक्टर तथा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला बताओ और वैल्यूज़ बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन लिखो VRMS, VM और V एवरेज में मतलब कि सिंबल बताना है, ग्रेटर सिंबल, वही जो भी बताया तुमको, कौन बड़ा कौन छोटा होता है। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइनोसोडियल के लिए VRMS, V एवरेज और पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का वैल्यूज़ बताओ। ठीक है, तो AC के लिए यानी साइनोसोडियल के लिए VRMS, V एवरेज, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर की वैल्यूज़ बतानी है, इनकी वैल्यूज़ कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर DC के लिए और स्क्वायर वेव के लिए, ठीक है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, फॉर DC के लिए और स्क्वायर वेव के लिए, ठीक है, VRMS, V एवरेज, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का वैल्यूज़ बतानी है। सबकी वैल्यूज़ 1 होती है इसमें DC के लिए तो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फेज की बात करते हैं। तो फेज हमारे दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा इन फेज और एक होता है आउट फेज। फेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है इन फेज और दूसरा होता है हमारा आउट फेज। ठीक है, तो फेज कितने प्रकार के होते हैं हमारे? फेज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? फेज जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा इन फेज और दूसरा क्या होता है? आउट फेज। तो फेज कितने प्रकार के होते हैं? फेज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इन फेज और दूसरा क्या होता है? आउट फेज होता है। इन फेज क्या होता है और आउट फेज क्या होता है? देखो जरा ध्यान से समझना। इन फेज क्या होता है? जैसे कि मान लो ये हमारा एसी का डायग्राम बना रहे हैं, इस तरह से एसी चलती है हमारी, ये ऐसे ऐसे मान लो एसी चलती, ये हमारा वी का है। इसी प्रकार से करंट का मान लो, ये हमारा करंट का हो गया, ये किसका हो गया? करंट का हो गया। ठीक है, इन फेज मतलब देखो इसका मैक्सिमम, वी का मैक्सिमम और आई का मैक्सिमम दोनों एक जगह है। इसमें भी आई का मैक्सिमम और वी का मैक्सिमम दोनों एक जगह पे सीधी लाइन बननी है। दोनों में क्या बननी है? सीधी लाइन बननी है, दोनों एक जगह पे। इसका मतलब क्या है? ये इन फेज है, यानी कि साथ साथ, यानी वोल्टेज और धारा दोनों क्या है? साथ साथ चल रही, साथ साथ पीक वैल्यू पे जा रही हैं, साथ साथ नीचे ग्राउंड में भी जा रही है, फिर से साथ साथ नेगेटिव में भी पीक वैल्यू में देखो जा रही है साथ साथ, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन फेज क्या होता है? देखो जरा, इन फेज वही लिखा है कि जब दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ बढ़ती या घटती हुई एक ही समय पर शिखर मान पर पहुंचती है तो उनको क्या बोलते हैं? इन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इन फेज का देखो फिगर ये बना हुआ है। तो देखो दोनों मैक्सिमम वैल्यू पीक पे भी दोनों साथ जा रही है, वी भी साथ जा रही है और आई भी साथ जा रही है, इसमें भी दोनों साथ जा रहे हैं पीक पे। ठीक है, तो जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ साथ साथ बढ़ती या घटती हुई एक ही समय पर शिखर मान पर पहुंचती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इन फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन फेज बोला जाता है। अब बात करते हैं आउट फेज की, बात करते हैं आउट फेज क्या होता है। अब आउट फेज में क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा इस तरह से है, ये हमारा वोल्टेज का है, ये किसका है? वोल्टेज का है। करंट का मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं, करंट का हमारा ऐसे बन गया ये। अब करंट में देखो मैक्सिमम वैल्यू ये, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये। ठीक है, तो दोनों चली दोनों साथ साथ थी, लेकिन समय के साथ एक साथ मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंची। ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है, ये हमारा जैसे मतलब ये वोल्टेज है, ये आई है, तो आई जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है, वोल्टेज हमारा यहाँ पर पहुंचा है मैक्सिमम वैल्यू पे। तो आई जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा है, मैक्सिमम वैल्यू पे यहाँ पे पहुंचा है, और वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है जब दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ बढ़ती इकट्ठी हुई तो उनको बोलते हैं इन फेज। अब ये हमारा क्या होता है? साथ साथ नहीं पहुंच रही है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ भिन्न भिन्न समय पर शिखर मान पर पहुंचती है तो उसको बोलते हैं आउट फेज। जब भिन्न भिन्न समय पर शिखर मान पर पहुंचती है, भिन्न भिन्न समय पर देखो शिखर मान पे पहुंच रही है, भिन्न भिन्न समय पर शिखर मान पे पहुंचती है तो उसको बोलते हैं आउट फेज। तो भिन्न भिन्न समय पर शिखर मान पे पहुंचती है, भिन्न भिन्न समय पर शिखर मान पे पहुंचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउट फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आउट फेज बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद देखो 3 फिगर है हमारे। ठीक है, 3 फिगर है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा।
अब देखो एक फिगर हमारा ये, दूसरा फिगर ये, तीसरा फिगर ये, ठीक है। पहला फिगर ये, दूसरा फिगर ये, तीसरा फिगर ये, पहला फिगर ये, दूसरा फिगर, देखो ये हमारे फिगर बने हुए हैं। पहला फिगर ये है, ठीक है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है। इस तरह से फिगर बना हुआ है, ठीक है। पहला फिगर ये, दूसरा फिगर ये और तीसरा फिगर हमारा ये है, ठीक। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इस तरह से बनेगा। कहेगा फिगर दे देगा, ठीक है। इसमें क्या कर देगा, फिगर दे देगा। कहेगा कि वेव फॉर्म 2 वेव फॉर्म 1 की तुलना में क्या है, लैगिंग है, लीडिंग है कि यूनिटी है, इस तरह से, ठीक है। लैगिंग का मतलब होता है पश्चिगामी, पश्चिगामी, ठीक है। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। क्या होता है, लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी होता है। तो लैगिंग का मतलब होता है पश्चिगामी और लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी होता है। इस तरह से देखो फिगर दे रखा है। ये हमारा फिगर देखो, इसमें देखो इस तरह से बना हुआ है। इसमें क्या है तो हल्का सा आगे छोड़ के चल रहा है, इसमें क्या हो गया पीछे छोड़ के चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के पहले ऐसे बोलो, ठीक है। तो जैसे मान लो क्लास में हम आए, हमने बोला कि राहुल किसका नाम है, ठीक है। तो जिसका नाम, अब 3-4 राहुल है, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये जब 3-4 लोगों ने हाथ उठा दिए तो हमने कहा नहीं ये राहुल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली बार फिर आया, फिर से हमने बोला राहुल किसका नाम है, तो फिर से चारों लोग को कन्फ्यूजन थे, फिर से चारों लोग उठा दिए। अगली बार उठाया तब हमने कहा नहीं नहीं ये ला राहुल, वही राहुल। फिर हम आए, फिर हमने कहा राहुल खड़े हो जाओ, तो हम जैसे बोले तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, इस समय पे ही। एक बार डेली हमारी क्या वो उससे दोस्ती बन गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कन्फ्यूजन थे। स्टार्टिंग में क्या था, कन्फ्यूजन थे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब जैसे अगली बार आएंगे तो हमारे बोलने के पहले राहुल खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ हमी को बुलाने आए। अब देखो इस वही इसी प्रकार से फिगर भी हमारा है, ठीक है। ये फिगर है। अब देखो बोलने के पहले वही कंडीशन, बोलने के पहले ही खड़ा हो गया, यानी कि देखो पहले से ही चालू हो गया, मतलब ये इसकी बाउंड्री लाइन थी, ये इसकी बाउंड्री लाइन थी और ये पहले से ही चलना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, ये लीडिंग हो जाएगा। लीडिंग है कि नहीं है। ऐसे मान लो ये हमारा क्या बाद में स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा क्या होगी समय के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। कह रहा वेव फॉर्म 2 जो है वेव फॉर्म की 1 की तुलना में क्या है, वेव फॉर्म जो 2 है वो वेव फॉर्म 1 की तुलना में क्या है। तो वेव फॉर्म 2 और वेव फॉर्म 1 में पहले कौन चला, पहले चला 1। देखो ये यहाँ चल रहा है और ये थोड़ा लेट चल रहा है। तो वेव फॉर्म 1 वेव फॉर्म 2 की बात कर रहा था कि वेव फॉर्म 2 क्या है वेव फॉर्म 1 की तुलना में, तो ये क्या है, लैगिंग है। क्या है, लैगिंग है, पश्चिगामी है। क्या है, पश्चिगामी। इस तरह से देखो, इस तरह से निकल दो, ऐसे तो निकल रहा है कि आगे चल रहा है लेकिन आगे नहीं चल रहा है। यहाँ से बाउंड्री लाइन से कौन चला, पहले बाउंड्री लाइन से ये चला है और ये हमारा बाउंड्री लाइन छोड़ के चला है, इसको बाद में चला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लैगिंग हो गया कौन, वेव फॉर्म 2। तो वेव फॉर्म और वेव फॉर्म 2 में इन दोनों का कंपेयर करा तो वेव फॉर्म 2 हमारी क्या है, लैगिंग है, ठीक है। इसी प्रकार से वेव फॉर्म 3 वेव फॉर्म 1 की तुलना में क्या है, वेव फॉर्म 3 जो है वेव फॉर्म 1 की तुलना में क्या है, वेव फॉर्म 3 वेव फॉर्म 2 जो है वेव फॉर्म 1 की तुलना में कितना, ये देखो वेव फॉर्म 3 वेव फॉर्म जो 3 है वेव फॉर्म 3 वेव फॉर्म 1 की तुलना में क्या है। अब देखो वेव फॉर्म 3 और वेव फॉर्म 1 की तुलना करें तो पहले कौन चल रहा है, 3 वाला देखो पहले चल रहा है, इस बाउंड्री लाइन के पहले से स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब वेव फॉर्म 2 जो है वेव फॉर्म 3 और वेव फॉर्म 1 की तुलना करें तो वेव फॉर्म 3 क्या है, वेव फॉर्म 3 हमारा क्या है, लैगिंग है कि लीडिंग है, लीडिंग है, ये पहले चल रहा है, क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वेव फॉर्म 3 और वेव फॉर्म 2 की तुलना करें, वेव फॉर्म 3 और वेव फॉर्म 2 की तुलना करें तो वेव फॉर्म 3 और वेव फॉर्म 2 की तुलना में वेव फॉर्म 3 हमारा पहले चल रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ लैगिंग और लीडिंग, ठीक है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। एसी में तुमको 3 वीडियो मिलेंगी, एसी में तुमको 3 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। अभी एक वीडियो और मिलेगी, आज ही की डेट में मिल जाएंगी, एक वीडियो रात में डालेंगे डाल के, ठीक है, अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो एसी की क्या है कि 3 वीडियोस तुमको मिलेंगे एसी चैप्टर की, पहली वीडियो तुमको दे रही, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन किसके, जूगल सर वाली बुक से। बाकी तुम जो जूगल वो कौटिल्य अकेडमी वाले जो सर हैं वो जो सॉल्व करा रहे हैं कायदे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो जो बता रहे हैं जिस हिसाब से, ठीक है। नोट्स बनाओ, उसकी किताब में ही लिख लो, कोई अगर नई चीज़ बताते तो उसी किताब में पेंसिल से लिख लो, ठीक है। तो
सारे वीडियोस उसके ख़त्म करो पैरेलल में, ठीक है। बाकी इधर से ख़त्म कर रहे हैं जुगल सर वाली बुक हम सारी ख़त्म करते हैं, उधर से जितना ख़त्म होगा उसके बाद हम जब जुगल सर की पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी इसके बाद हम उस वाली बुक में आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। जुगल सर से मतलब इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि एक बार तुमको रफ आइडिया हो जाए पूरे चैप्टरों का, पूरे चैप्टर पढ़ लो, क्वेश्चन इतने कम कम है जुगल सर में, तो जैसे CTI में जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे जुगल सर वाली बुक से इतना तो आ ही जाएगा ताकि 50-60 नंबर तुम्हारे 55 नंबर तक आ जाए, ठीक है। और हाँ, अब देखो जो मनीष सर वाली जो तुमको परसेंटेज वगैरह पढ़ाया है, तो मनीष सर की जो बुक उठाओ, मनीष सर की बुक उठाओ, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है सारे क्वेश्चन वही है लाइन वार से, एक्सरसाइज फर्स्ट, यानी वो केवल एक्सरसाइज फर्स्ट ही सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में मेरी 4 किताबें पढ़ी मनीष सर वाली, तो उसको ऑनलाइन से मतलब कोरियर से अपने पास मंगा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो 4 किताबें हमको वो मंगानी है और एक प्लेटफॉर्म वाली ITI की बुक मंगानी है, ये दोनों बुक हमें घर से मंगानी है, तो कोरियर से मंगा लेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है, उसके नोट्स नहीं बनाना है तुमको, उसके नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। तुमको उसको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो क्वेश्चन नए हैं वही तुम क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी उस बुक से सॉल्व करो, बाकी उस बुक से सॉल्व करो, ठीक है। बाकी उस बुक से सॉल्व करना है तुमको, मनीष सर की कॉपी से ही एक्सरसाइज फर्स्ट ही सॉल्व करा रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ही सॉल्व करा रहे हैं मनीष सर, ठीक है। तो अब हम भी किताब से सॉल्व कराएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। किताब मंगा लें उसी से हम भी सॉल्व करेंगे, बहुत नोट करने में बहुत टाइम चला जाता है और टाइम इतना मेरे पास है तो होता नहीं है, ठीक है। तो वीडियोस अभी परसेंटेज की कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है, कुछ दिन तक। इसके बाद हफ्ते भर के बाद क्या हो जाएगा, मंगा लेंगे किताब, इसके बाद हम किताब से ही पढ़ाएंगे उससे, तो सिर्फ किसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तुम्हारे मनीष सर वाली कॉपी तो तुमने कॉपी बनाई है, उसके सॉल्यूशन वाली पहले जब कोचिंग पढ़ते थे मनीष सर की, तो उसके सॉल्यूशन वाली कॉपी देखो और तुमने ढूंढो कहीं पुरानी वाली कहीं पड़ी होगी, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व है तुम्हारी, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं तक बात करते हैं इसी करंट की, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं बाद में, ठीक है। चलो बाय।